नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से आरजेडी कार्यकर्ताओं में असंतोष जारी है। एक बार फिर से आज राबड़ी आवास पर जहानाबाद से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कार्यकर्ता सुदय यादव को उम्मीदवार नहीं बनाने की मांग कर रहे थे। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं की वजह से घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच राजद कार्यकर्ताओं का असंतोष भी उभर कर सामने आ रहा है। एक बार फिर से राबड़ी तेजस्वी आवास पर राजद कार्यकर्ताओं का हुजूम देखिए। काफी संख्या में जो राजद वर्कर्स हैं वो पहुंचे हैं, जहानाबाद से पहुंचे। इन वर्करों का ये कहना है कि जो मौजूदा विधायक हैं वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं, लिहाजा जहानाबाद बचाओ सुदय हटाओ, यानी जो विधायक हैं उनको हटाने की वो लगातार मांग कर रहे हैं। अपने हाथों में बैनर के साथ ये पहुंचे हुए हैं और लगातार जहानाबाद की यही पुकार, कार्यकर्ता से ही बनाएं उम्मीदवार, यानी ये अपने को आरजेडी का वर्कर्स बता रहे हैं और ये चाह रहे हैं। अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए मनोज, किस कदर लोगों का जो हुजूम है वो लगातार नारेबाजी कर रहा है और तेजस्वी के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है। जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनसे बात कर लेते हैं। हम लोग सुदय यादव को हटाना है, जहानाबाद क्षेत्रीय उम्मीदवार चाहिए और सुदय यादव को हटाना है। जहानाबाद राजद के विधायक हैं। सबसे पहले माननीय भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं कि पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम किए। जहानाबाद के माननीय विधायक सुदय यादव हैं, छात्र राजद के प्रखंड अध्यक्ष। और देखिए जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक तस्वीर देख लीजिए, किस कदर भारी संख्या में लोग यहाँ हैं। लगातार नारेबाजी जो है वो चल रही है। सुदय यादव से बेहद नाराज दिख रहे हैं लोग और वाकई में आए दिन यह तस्वीर जो है राबड़ी देवी के आवास के सामने दिख जाती है। काफी संख्या में वर्कर्स जो है यहाँ पहुँचते हैं और अपनी गुहार और अपनी बातों को तेजस्वी यादव तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि जो मौजूदा विधायक हैं उनका टिकट हर हाल में कट जाए। बहरहाल ये इनकी डिमांड है। देखना होगा तेजस्वी यादव अपने जो वर्कर्स हैं, जो खुद को राजद कार्यकर्ता बता रहे हैं, इनकी मांगों को लेकर कितना गंभीर है। क्या वाकई में जो मौजूदा विधायक है उनका जो टिकट है वो काटेंगे, क्योंकि लगातार जो राजद कार्यकर्ता है वो यही डिमांड रख रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, राबड़ी आवास, पटना। एक तरफ आरजेडी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीट शेयरिंग में देरी पर आरजेडी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है और 24 घंटे के भीतर स्थिति साफ करने को कहा है। आरजेडी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि सीट शेयरिंग पर जल्द फैसला करे कांग्रेस। पार्टी सांसद मनोज झा ने कहा, हठधर्मिता से चुनाव में नुकसान हो सकता है। कांग्रेस बहुत लंबा वक्त ले रही है। विधानसभा चुनाव का मिजाज समझे कांग्रेस और जो ऑफर दिया है वो पर्याप्त है। ये लड़ाई सीटों की नहीं बल्कि सरकार के साथ सरोकार बदलने की लड़ाई है। आरजेडी ने अपनी सीटों की संख्या कम की है गठबंधन को देखते हुए। यानी 1 तारीख को नोटिफिकेशन फर्स्ट फेज के लिए जारी हो जाएगा। अभी तक हमारा स्वरूप तैयार हो जाना चाहिए था। लगभग कई चीजें हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष लगातार संवाद में भी हैं। उन्होंने कहा भी कि हमने अपने दायरे में वाम दलों को एडजस्ट किया है, अकोमोडेट किया है, क्योंकि लड़ाई महज विधानसभा में चुनाव लड़ने की नहीं है, सरकार बदलने की सिर्फ नहीं है, सरोकार बदलने की है। तो हम कांग्रेस के साथियों से भी अपील करेंगे कि बीते दिनों में लगातार हमारे दल की ओर से संवाद किया गया है। कहा गया है कि ये देखिए कि हम इतने बड़े आधार समूह के बावजूद हम अपने साथ बाकी लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। मैं कांग्रेस के साथियों से सिर्फ इतना कहूंगा, इस चुनाव के मिजाज को समझिए। ये चुनाव महज 2 सीट आगे 2 सीट पीछे का नहीं है। आपको एक संख्या बताई गई है, वो संख्या अपने आप में परिपूर्ण है। और लड़ाई का मकसद क्या है कि कांग्रेस को बहुत जल्द ये फैसले इसको फैसिलिटेट करके, और मैं समझता हूं कि 24 घंटे के अंदर हम जनता के समक्ष, आवाम के समक्ष, अपने बिहार के भाइयों बहनों के समक्ष विकल्प साझा। तो कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में खींचतान बढ़ गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली तलब किए गए हैं कांग्रेस नेता मदन मोहन झा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा और सदानंद सिंह दिल्ली तलब किए गए हैं। कल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो सकती है और आरजेडी के बगैर भी
गठबंधन की तलाश में कांग्रेस जुटी हुई है। आरजेडी के बगैर एक और नया गठबंधन, तो खंड खंड गठबंधन होता नजर आ रहा है। महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान। और बात उपेंद्र कुशवाहा की, जो मोदी लहर में 3 सांसदों के साथ एनडीए सरकार में शामिल हो गए, लेकिन सत्ता का स्वाद ऐसा लगा कि ख्याली खीर पकाने के लिए एनडीए का दामन छोड़ महागठबंधन में पहुंच गए। जब वहां भी भाव नहीं मिला तो अब मायावती के सहारे नया फ्रंट बनाकर विकल्प देने की बात कर रहे हैं। कहावत है ना, माया मिली न राम। सत्ता की माया का साथ छोड़ उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में गए, लेकिन वहां भाव तो नहीं मिला। उल्टे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी को तोड़कर आरजेडी ने अपने पाले में कर लिया। न आरजेडी ने भाव दिया, न बीजेपी जेडीयू ने। उपेंद्र कुशवाहा की हालत ना माया मिली न राम वाली हो गई। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए माया का सहारा लेने पर मजबूर होना पड़ा और बिना वजूद वाली पार्टी के साथ गठबंधन कर विकल्प देने का खोखला दावा करने लगे। बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के आशीर्वाद के साथ और मेरे बगल में बैठे हुए जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, हम सब लोग आज एक साथ मिलकर गठबंधन बनाने का हमने फैसला किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन बनाया, ठीक है, उसमें एक बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है, तो यह उसके साथ बनाया। लेकिन अब कहाँ तक ये जनाधार इन लोगों का है शहरी इलाकों में, कुछ पॉकेट्स में तो जरूर निश्चित तौर पर बसपा का प्रभाव है, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है। लेकिन उसके बाद शहरी इलाकों में तो इसका बसपा का तो कहीं कोई प्रभाव दिखता नहीं। अब आने वाला समय बताएगा। तो क्षेत्रीय दलों का मुख्य रूप से आप देखेंगे शुद्ध उन लोगों का वही है कि बार्गेन। ऐसा तो नहीं है 5 से 7 सीट ला करके वो लोग कोई बहुत बड़ा अपने प्रदेश का कल्याण कर देंगे या जन सरोकार से कोई बहुत बड़ा मुद्दा उठा देंगे जिससे कि वो जितना उनके घोषणा पत्र में है उसमें से एक भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। 4-5 अगर यदि जीत के आते हैं तो वो नंबर ऑफ गेम्स वही जो चुनावी अंक गणित है। अगर विधानसभा में अगर कम होता है बेसी होता है तो वो पाला बदल का खेल चलता है, जो कि देखने को भी मिला है हाल के दिनों में यहाँ। अब जरा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के चुनावी प्रदर्शन पर गौर कीजिए। कभी नीतीश के साथ रहे उपेंद्र कुशवाहा ने 2013 में आरएलएसपी की स्थापना की और 2014 लोकसभा चुनाव एनडीए गठबंधन में लड़ा। 2014 लोकसभा चुनाव में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और मोदी लहर में 3 पर जीत मिल गई और 3.1% वोट मिले। फिर 2015 विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2 सीटों पर जीत मिली और 2.6% वोट मिले। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी सीटों पर हार हुई। वोट फीसदी मात्र 0.2% ही रही। वहीं जिस माया के सहारे कुशवाहा इस बार के चुनाव में हैं, बिहार में जनाधार के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। 2015 विधानसभा चुनाव में बसपा ने 228 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सभी सीटों पर हार हुई। 225 सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई। बसपा को 7,28,024 यानी 2.1% वोट मिले। 2010 विधानसभा चुनाव में भी बसपा ने 239 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सभी सीटों पर हार हुई। 236 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। बसपा को 9,33,947 यानी 3.2% वोट मिले। साफ है, जनता के सामने विकल्प देने के खोखले दावे करने वाली ये छोटी पार्टियां जनता के साथ सिर्फ छल ही करती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पिछले 3 दिनों से जेडीयू कार्यालय में मेला लगा है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों से पहुंच रहे हैं। कोई नेताजी के समर्थन में भीड़ बनकर आया है तो कोई वर्तमान विधायक का टिकट कटवाने। जेडीयू कार्यालय में लंबी कतार में खड़े कार्यकर्ता कोशिश में हैं कि आरसीपी सिंह से मुलाकात हो जाए। खासकर करगहर विधायक के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है और नए उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। टिकट बंटवारे को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है तो पार्टी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जेडीयू कार्यालय की तस्वीर आपको सीधा हम दिखा पा रहे हैं। देखिए कि किस तरह से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है अपने नेताओं के साथ यहाँ पहुंचे हैं। अभी सांसद आरसीपी सिंह अभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो अभी कार्यालय में एंट्री किए हैं और लंबी कतारें लगी हुई है। एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर कहा जाए तो एक कतार लंबी आपको दिख रही है और ये देख सकते हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। यानी
कोई टिकट कटवाने के लिए आए हैं तो कोई टिकट लेने के लिए आए हैं। तो एक उम्मीद है कि आखिर इस विधानसभा में बहुत कुछ बदलाव हो। इसको लेकर देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं अपने नेताओं के साथ यहाँ पहुँचे हैं। सूचना ये भी आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार के आने की भी सूचना है, जिसको लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि कई दिनों से लगातार सीएम खुद कैंप कर रहे हैं जेडीयू कार्यालय में और लगातार महत्वपूर्ण बैठकें भी चल रही है। कुछ यहाँ पर नेता भी अपने कार्यकर्ता के साथ आए हैं, जरा बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं सर? हरनौत विधानसभा क्षेत्र 177 से आए हैं। अच्छा, और किसके लिए? हम लोग अपने स्वतंत्र उम्मीदवार हैं जी, अपने के लिए दिए हैं, बायोडाटा जमा किए हैं, जेपी आंदोलनकारी हैं। करागर विधानसभा से आए हुए हैं। हम लोग अपना जो हमारा सीट अभी मौजूदा विधायक हैं उनको बदलना चाहते हैं। कौन है विधायक आपके? अभी वशिष्ठ सिंह विधायक हैं। अभी इंतजार है कि आखिर टिकट किस उम्मीदवार को दिया जाता है, लेकिन तब तक सरसरी निगाहें जो है लगातार अपने नेताओं को निहार रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज के कुचायकोट से जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के एक पोस्टर को लेकर विवाद छिड़ गया है। पोस्टर में जेपी यादव समेत उनके परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के आरोपी मुकेश पांडे के साथ विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की तस्वीर छपी है। मुकेश पांडे विधायक अमरेंद्र पांडे का भतीजा और जिला परिषद का अध्यक्ष है। एक चार्जशीटेड के साथ विधायक के पोस्टर छपने से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं और एसडीओ ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। जदयू के दबंग विधायक पप्पू पांडे एक बार फिर विवादों में हैं और आप इस बार देखेंगे कि पप्पू पांडे का एक पोस्टर लगा हुआ है जो जगह जगह पर लगाए गए हैं कुचायकोट विधानसभा के कई जगहों पर। और यहाँ पर आप पोस्टर में देखेंगे कि यहाँ पर मुकेश पांडे का पोस्टर लगा हुआ है। मुकेश पांडे जदयू विधायक पप्पू पांडे के भतीजा हैं और यहाँ पर वो जो है जेपी यादव ट्रिपल मर्डर केस में जेल में बंद हैं। लेकिन इसके बाद भी मुकेश पांडे का जो पोस्टर है वो जगह जगह लगाए गए हैं। मुकेश पांडे का जो पोस्टर है वो पप्पू पांडे जो विधायक है उनसे बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जो ये साबित करने की कोशिश करता है कि आज भी गोपालगंज विधानसभा में जो रसूख हैं और जो दबंग हैं और जिनका आपराधिक इतिहास रहा है उनका दबदबा है। और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें पप्पू पांडे के साथ मुकेश पांडे का पोस्टर लगाया गया है। हालांकि इस मामले में जो सदर एसडीएम है उपेंद्र पाल, उनका कहना है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और जो भी उल्लंघन किया करेगा उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव की भी घोषणा कर दी गई है। यहां 7 नवंबर को मतदान और 10 नवंबर को मतगणना की जाएगी। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर 7 नवंबर को मतदान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव 10 नवंबर को जो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उन्हीं नतीजों के साथ वाल्मीकि नगर सीट के भी नतीजे आएंगे। 13 अक्टूबर को उपचुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी और 20 अक्टूबर तक इस लोकसभा सीट से उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे, जबकि 23 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट जेडीयू के वैद्यनाथ प्रसाद महतो के निधन से यह सीट खाली हुई है। 20 फरवरी 2020 को वैद्यनाथ प्रसाद महतो का निधन हुआ था। 2019 लोकसभा चुनाव में 3,54,616 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के शाश्वत केदार को 2,48,044 वोट मिले थे। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पश्चिम चंपारण जिले में आता है। बिहार में हलचल के बीच निर्वाचन आयोग की 7 सदस्यों की टीम पटना पहुंच चुकी है। टीम अगले 3 दिनों तक बिहार में रहकर तैयारियों का जायजा लेगी। पटना एयरपोर्ट पर पहुंची टीम के साथ मौजूद रही हमारी टीम और न्यूज़ 18 संवाददाता रवीश नारायण। भारत निर्वाचन आयोग की टीम जो है वो पटना पहुंच चुकी है और यहाँ पे आपको बता दूं कि 7 सदस्यीय टीम जो है वो पटना पहुंची है और अगले 3 दिनों तक बिहार के कई जिलों का दौरा करेगी और साथ में कई मीटिंगें से होंगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग का ये 7 सदस्यीय जो टीम है वो आज ही बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद कल राजनीतिक दलों के साथ इनकी मुलाकात होनी है और 1 तारीख को ये वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, रिव्यू करेंगे, प्रिपरेशन का रिव्यू करेंगे। सर निर्वाचन आयोग की टीम पहुंची है सर, क्या क्या वहाँ पे दे रहे हैं? तो यहाँ पर जो भी उनके द्वारा निर्देश दिया जा रहा है उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। तो तैयारियों को लेकर के चुनाव आयोग की जो टीम है
वो जायजा लेगी, बैठक करेगी और उसके बाद बिहार में जो चुनाव है वो सही ढंग से हो सके इसकी मुकम्मल जानकारी लेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। पूर्णिया से गिरफ्तार कुख्यात बिट्टू सिंह के पास से कंट्री मेड AK-47 कार्बाइन और 2 मैगजीन बरामद किए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें। सोमवार को STF की टीम ने कुख्यात बिट्टू सिंह और तूफानी गुप्ता को गिरफ्तार किया था। उसकी गाड़ी से AK-47 और कार्बाइन के साथ ही 66 कारतूस भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तारी के दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की थी। बिट्टू सिंह CCA के तहत तड़ीपार था और इलाज कराने पूर्णिया आया था। इसी दौरान STF ने उसे गिरफ्तार किया। बिट्टू सिंह ड्राइवर और उसके एक अन्य सहयोगी की अरेस्टिंग की गई और इस ऑपरेशन के क्रम में उसकी गाड़ी से एक परिवर्तित AK-47 जिसमें मैगजीन इंसास का है और राउंड भी इंसास का लगता है वो प्राप्त किया गया है। 66 गोलियां लाइव राउंड्स प्राप्त किए गए हैं। उसके अलावा एक कार्बाइन प्राप्त की गई। मुंगेर में एक बार फिर हथियार तस्कर पकड़े गए हैं जिनके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। चुनाव को लेकर मुंगेर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पुलिस को खबर मिली थी कि वासुदेवपुर OP में हथियारों की डीलिंग होने वाली है, जिसके बाद छापेमारी की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के बाद 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ते हैं। सितंबर के महीने में एक बार फिर बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। पूर्वी चंपारण का सुगौली इस बार तीसरी बार इस साल बाढ़ की चपेट में है। भवानीपुर में कई घरों को सिकरहना नदी ने अपनी चपेट में ले लिया। अररिया के गरहा गांव में परमान नदी कहर बनकर टूटा है। पानी ने पूरे गांव को तबाह और बर्बाद कर दिया। लोग किसी तरह जिंदगी बचाने की जुगत में जुटे हैं। सिवान के मोतीछाप पर गांव की तस्वीरें देखिए। गली मोहल्ला तक पानी ने कब्जा कर रखा है। लोग चचरी का सहारा लेकर आवागमन कर रहे हैं। वहीं खगड़िया की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। सैकड़ों लोगों की जिंदगी झोपड़ी में कट रही है।